बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसे हीमोफीलिया है उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता। ये जो मैकेनिज़्म है ये कैसे चलता है, जब हम उसको नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ इजीली अंडरस्टैंड होती है। जब कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सबसे पहले जो कट है या जो वाउंड की जो साइट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, यानी अब इसकी क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और इस साइड पे यानी वाउंड की साइड पे प्लेटलेट्स मूव करते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो यहाँ पे एक टेम्प्ररी सील जो है वो बना देते हैं जिसे प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। जब प्लेटलेट जो है वो इस साइड पे मूव करते हैं और एक प्लेटलेट प्लग बनाते हैं तो ये चीज़ ट्रिगर करती है क्लॉटिंग प्रोटीन्स को। ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो इन प्लेटलेट्स के साथ मिलके ट्रिगर करती हैं एक प्रोटीन की प्रोडक्शन को जिसे फिब्रिन कहा जाता है। फिब्रिन जो है वो इस प्लेटलेट के प्लग को स्टेबल करता है और इसके जो क्लॉट है उसको कम्प्लीटली सील कर देता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। जबकि यही चीज़ जब हेमोफीलिया के पेशेंट में देखी जाती है तो जो है वो ब्लड वेसल डैमेज हुई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और प्लेटलेट्स भी जो है वो अपनी साइड पे आते हैं, लेकिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से या क्लॉटिंग प्रोटीन्स की कंप्लीट एब्सेंस की वजह से ये जो प्लेटलेट का प्लग बनता है ये बहुत वीक होता है। और फिर जो है वो प्लेटलेट का प्लग बनने के बाद जब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं वो मिसिंग होती हैं या फिर ये कम अमाउंट में होती हैं, तो ये चीज़ जो है वो फिब्रिन को एक्टिव नहीं कर सकती। फिब्रिन एक्चुअली यहाँ पे जो सील बनती है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेटलेट बनते हैं बेसिकली उसको इंटेंगल करती है अपनी जगह पे, उसके गिर्द जो है वो उसको सराउंड करती है और इस जो बाउंड को कम्प्लीटली सील करती है स्टेबल करने के बाद। लेकिन जो है वो हीमोफिलिक पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होने की वजह से जो फिब्रिन है वो एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट प्लग है वो बहुत वीक होता है, तो वो ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप नहीं कर सकता। और ये जो ब्लीडिंग हीमोफिलिक पेशेंट्स को होती है, समटाइम्स इवन माइनर कट जो है वो उनको डेथ तक ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हेमोफीलिया है उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है और उसकी जेनेटिक बेसिस क्या है। अब हम देखते हैं हेमोफीलिया की मॉलिक्यूलर और जेनेटिक बेसिस, यानी कौन से मॉलिक्यूल की एब्सेंस की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से हेमोफीलिया होता है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि जो हेमोफीलिया है वो एक रेयर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी ऐसी डिजीज़ है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है और इसमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता क्योंकि इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं वो मिसिंग होती हैं या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती। अच्छा, वो कौन सी जो प्रोटीन्स हैं वो मिसिंग होती हैं इसमें? इस जो हेमोफीलिया की डिज़ीज़ है वो उसमें तकरीबन 10 क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं वो होती है फैक्टर 8, फैक्टर 9 इन फैक्टर 11 वो। और इसकी बेस पे हीमोफीलिया को 3 डिफरेंट जो है वो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ये हेमोफीलिया सबसे ज़्यादा होता है, यानी अगर हम हेमोफीलिक जो है वो उसकी परसेंटेज देखें तो तकरीबन 80% जो हेमोफीलिया है वो हेमोफीलिया ए एग्जिस्ट करता है और इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है और ये एक नॉन एलिलिक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, यानी इसकी जो दूसरा जो अलील होता है वो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम यानी वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है। जो हेमोफीलिया बी है वो फैक्टर 9 जो प्रोटीन होती है, क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है
और टोटल जो हेमोफीलिया है उसमें से 20% जो है वो हेमोफीलिया बी जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। फैक्टर 11 की वजह से जो हेमोफीलिया होता है उसे हेमोफीलिया सी कहा जाता है, और ये जो है वो सबसे कम जो है वो पाया जाता है। ये सिर्फ 1% होता है इन हेमोफीलिक पेशेंट्स। इसकी जो है और इसकी जो डिफेक्टिव जीन है वो क्रोमोसोम 4 पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हेमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, यानी इसकी जीन ऑटोसोम 4 पे प्रेजेंट है। अच्छा, ये चीज़ जो एक जनरल कॉन्सेप्ट इसके बारे में दिया जाता है कि जो हेमोफीलिया सी है वो सबसे कम क्यों होता है और जो हेमोफीलिया ए है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है। जो हेमोफीलिया सी है वो फैक्टर 11 की वजह से होता है, और जो फैक्टर 11 की जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के मुकाबले में बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो जितना लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का होता है उसमें इतनी ही जो है वो इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि जगह जगह पे जो है वो म्यूटेशन हो सकती है। लेकिन फैक्टर जो 11 है उसका साइज़ जो है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के मुकाबले में छोटा होता है, जिसकी जिसकी वजह से जो है ये हेमोफीलिया सबसे कम देखा जाता है। हेमोफीलिया की जो स्वेरिटी है, यानी कि हेमोफीलिया कितना स्वेर है, ये चीज़ डिटरमिन होती है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है ब्लड में उसकी क्या अमाउंट है। क्लॉटिंग फैक्टर अगर कंप्लीटली मिसिंग है तो फिर माइनर कट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का जो है वो कॉज हो सकती है, उसका बायस बन सकता है। लेकिन अगर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में है तो उसी जो है रेफरेंस से इसकी ब्लीडिंग भी जो है वो कम होगी। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल मिसिंग है तो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सम टाइम जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो स्मॉल जो कट है वो इट कैन लीड इवन टू द डेथ। अब हम देखते हैं कि इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जो एक्स लिंक्ड हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है यानी हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी, उसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो ये है कि जो मेल है उसमें अगर एक भी डिफेक्टिव कॉपी है तो मेल जो है वो डिजीज है यानी हेमोफिलिक है, और अगर फीमेल के अंदर एक डिफेक्टिव कॉपी है तो वो कैरियर है, यानी वो खुद तो नॉर्मल अपेयर होगी, उसे हेमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन वो हेमोफीलिया की जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है, अपनी डॉटर में भी पास कर सकती है और अपने सन में भी पास कर सकती है। और अगर जो है वो मदर जो हैं वो हीमोफिलिक हैं, उनके पास दोनों डिफेक्टिव कॉपीज़ हैं, तो वो अपने सन और अपनी डॉटर दोनों को जो है डिजीज़ जो है वो पास कर सकती हैं। तो जो मेल है उसे एक डिफेक्टिव कॉपी हीमोफिलिक कर देगी, जबकि फीमेल को 2 डिफेक्टिव कॉपी चाहिए होंगी जो हीमोफीलिया है उसके एक्सप्रेशन के लिए। इसके मुकाबले में हम हेमोफीलिया सी का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, तो ये दोनों जेंडर्स को इक्वली इफ़ेक्ट करता है। यानी इसको अगर आप एक्स लिंक्ड रेसेसिव के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें जो मेल है वो कभी भी कैरियर नहीं होता। मेल जो है या तो नॉर्मल होगा या डिसीज़ होगा, उसमें फीमेल जो है वो कैरियर होती है। जबकि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में ये दोनों जेंडर्स को इक्वली इफेक्ट करता है, और इसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी दोनों का एक ही जैसा होता है। यानी इसमें जो फीमेल है वो कैरियर हो सकती है, वो डिसीज़ भी हो सकती है, और मेल भी कैरियर भी हो सकता है और डिजीज़ भी हो सकता है। इसमें ये एग्जांपल जो है वो हमने ली है कि लेट सपोज हमें कोई जो है किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो हेमोफीलिया सी है, ठीक है, और हेमोफीलिया सी में जो मेल पेरेंट है वो भी कैरियर है और जो फीमेल पेरेंट है वो भी कैरियर है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे 25% चांस है कि वो डिजीज्ड होंगे, 50% चांस है कि वो कैरियर होंगे लेकिन खुद जो है वो अनइफेक्टेड होंगे, और 25% चांस है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होते हैं और जो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होते हैं उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है।